नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त मुद्दा गरम है भारत एक लेकिन हवाई सफर के नियम अनेक क्यों। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बीच आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है, लेकिन लगभग हर राज्य ने अपने यहाँ आने वाले हवाई यात्रियों के अलग अलग नियम बनाकर यात्रियों और एयरलाइंस को उलझाने में डाल दिया है। टीवी स्क्रीन पर 9 एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिख रही हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, रायपुर, चेन्नई, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद और जयपुर समेत कई एयरपोर्ट पर सुबह से ही उड़ानें शुरू हो गईं। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से घरेलू उड़ानें कड़ी शर्तों के साथ शुरू की गईं। लेकिन मुद्दा ये है कि भारत एक लेकिन हवाई सफर के नियम अनेक क्यों हैं। नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे चिंता तब होगी जब 2 बातें अगर होंगी। एक तो ये कि अगर मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से अगर बढ़ने लगेगा, जैसा मैं बार बार कहता रहा कि हमें कोरोना अभी कोई आज या कल में जाने वाला नहीं है, कोरोना तो रहेगा। अब अगर कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो के अपने घर जाते रहें तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है। तो एक तो ये कि मौत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। मौत के आंकड़े को हम कोशिश करके सबको बचा सकें, सब मौत के आंकड़े को कम से कम रख सकें। और दूसरा ये कि जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हों कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। कल तक दिल्ली में 13,418 केस थे। टोटल अभी तक पॉजिटिव केस 13,418 आए। इनमें से 6,540 ठीक हो गए और 6,617 अभी बीमार हैं। तो लगभग जितने ठीक हुए उतने ही बीमार हैं। लगभग 6,500 ठीक हो गए, 6,500 अभी बीमार हैं। मोटा मोटा 261 लोगों की मौत हो गई। आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि आज दिल्ली में अपने अस्पतालों का क्या स्टेटस है, जो कोरोना के अस्पताल हैं। कोरोना के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें 3,829 बेड हैं टोटल। सरकारी अस्पतालों में 3,829 बेड हैं, जिनमें 3,164 बेड्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है। मैं बार बार ऑक्सीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोरोना की कोई दवाई नहीं है। जिस पेशेंट को कोरोना हो जाता है उसको एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दूसरा उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, तो उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऑक्सीजन सबसे क्रिटिकल है उस ऐसे पेशेंट के लिए, कोरोना के पेशेंट के लिए। जो सीवियर पेशेंट होते हैं कोरोना के, जो मामूली सिम्टम्स होते हैं उनको नहीं, जो सीवियर पेशेंट होते हैं कोरोना के, उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। 3,829 बेड सरकारी सिस्टम में हैं, उनमें से 3,164 बेड्स पे ऑक्सीजन है। 3,829 में से केवल 1,478 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो 4,000 बेड हैं, जिसमें से 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 2,500 बेड्स अभी खाली हैं सरकार में। 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड है, 2,500 बेड अभी खाली हैं। सरकार के पास 250 वेंटिलेटर हैं, उनमें से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज हो रहे हैं
लगभग 240 वेंटिलेटर खाली हैं, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। प्राइवेट में 677 टोटल बेड हैं, उनमें से 509 भर चुके हैं। कई लोग प्राइवेट में अपना इलाज कराना पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। 677 में से 509 भर चुके हैं, तो केवल 150 पौने 200 बेड्स बचे हैं प्राइवेट में। इसीलिए कल सरकार ने ऑर्डर जारी करके दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। अभी तक 677 बेड थे, अब 2000 एक्स्ट्रा बेड प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। तो प्राइवेट में अगर कोई अपना इलाज कराना चाहता है, ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने कहा कि सरकार में 2500 बेड खाली हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई अपना प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है तो आज से 2000 और बेड प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर 72 वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, जिसमें से केवल 15 वेंटिलेटर यूज़ हो रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आज की डेट में प्राइवेट और सरकार मिला के 4500 बेड्स हैं, जिसमें से लगभग 2000 बेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 2500 बेड्स अभी भी खाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोस्टली केस जो कोरोना के अभी आ रहे हैं वो माइल्ड हैं, थोड़ा सा बुखार है, थोड़ी सी खांसी है, या कईयों को तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता उनको कि कोरोना है। वो तो टेस्ट करा तो पता चला कि कोरोना है, कोई सिम्टम नहीं है। अधिकतर केस ऐसे आ रहे हैं जिनको फिर अस्पताल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम घर पे ही रखते हैं। और मेरी एक टीम है जो डेली उन लोगों से घर पे बातचीत करती रहती है, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करती रहती है, उनको सलाह देती रहती है। ये नज़र रखते रहते हैं हम लोग कि कहीं अगर वो बढ़ गया उनका कोरोना तो उनको फिर अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे। जैसे आज दिल्ली के अंदर 3314 लोगों का घर पे इलाज चल रहा है, लगभग 2000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 3314 लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि हमने प्राइवेट में कल ऑर्डर कर दिए 117 अस्पतालों के अंदर अब 20% कैपेसिटी उनकी, 20% बेड कोरोना के लिए होंगे। इसी तरह से अगले 3-4 दिन के अंदर हम जीटीबी हॉस्पिटल को तैयार कर रहे हैं। जीटीबी हॉस्पिटल के 1500 बेड्स, सबको ऑक्सीजन बेड्स बना रहे हैं, और जीटीबी हॉस्पिटल के 1500 और बेड्स हमारे कोरोना के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैंने बताया आपको कि लगभग 4000 बेड आज सरकार में ऑलरेडी कोरोना के हैं, 1500 और हो जाएंगे, तो 5500 बेड सरकार में पूरी तरह से कोरोना के लिए डेडिकेट हो जाएंगे। और कल ही हम लोगों ने ऑर्डर दिया है और लगभग 2000 और बेड्स को ऑक्सीजन बेड्स कन्वर्ट करने के लिए। तो एक तरह से हमारी पूरी तैयारी है कि अगर कोरोना के गंभीर पेशेंट्स में अचानक उछाल आता है तो हम तैयार हैं। आज से एक हफ्ता पहले जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। 17 तारीख को लॉकडाउन में ढील दी गई थी। उस दिन टोटल पेशेंट दिल्ली में पॉजिटिव 9755 थे, आज 13418 हैं। एक हफ्ते के अंदर लगभग 3500 पेशेंट्स बढ़ गए। इसी के साथ साथ एक हफ्ते के अंदर 2500 लोग ठीक होकर घर चले गए। 3500 बढ़ गए और 2500 ठीक हो गए। तो जैसे मैंने बताया कि लोग ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लेकिन ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं। लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 3500 पेशेंट्स पिछले एक हफ्ते में नए पेशेंट्स आए, लेकिन अस्पतालों के अंदर 1750 बेड भरे हुए थे। 1750 पेशेंट 17 तारीख को अस्पतालों में थे, आज 2000 है। 250 बेड केवल भरे हैं। तो केवल 250 नए पेशेंट अस्पतालों के अंदर आए। अस्पतालों में भी ठीक हो रहे हैं और नए आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और नए आ रहे हैं। केवल 250 नए बेड अस्पतालों के अंदर भरे हैं।
अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने, एक मरीज गया प्राइवेट हॉस्पिटल में और उस मरीज को सांस की तकलीफ़ हो रही थी। 2 दिन बाद उसका अस्पताल ने टेस्ट कराया, उसके 1-2 दिन बाद रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के बाद अस्पताल ने कहा कि आप तो कोविड पेशेंट है, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, अब आप अपना बेड ढूंढ लीजिए। पेशेंट अपना बेड कैसे ढूंढेगा? पेशेंट कहाँ जाएगा? कोई भी अस्पताल इस तरह से किसी भी पेशेंट को बाहर नहीं निकाल सकता। हमने उस अस्पताल को शो कॉज नोटिस जारी किया है, प्राइवेट अस्पताल को, कि आपका लाइसेंस रद्द क्यों ना किया जाए। अगर किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी पेशेंट आता है और वो कोविड निकल आता है, उस अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो उसको अपनी एम्बुलेंस में बिठा के किसी या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसको कोविड बेड दिलवाएगा। आप किसी भी पेशेंट को इस तरह से अपने हाल के ऊपर नहीं छोड़ सकते। एक जो मेरे सामने पता चला कि जो लोगों को तकलीफ कई बार आती है, जैसे मैंने अभी बताया, हमारे पास सरकार में अभी 2500 बेड खाली पड़े हैं और अब 2000 प्राइवेट सेक्टर में भी बेड खाली होंगे। 4500 बेड खाली हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता किस अस्पताल में बेड खाली हैं, लोगों को पता नहीं चलता कहाँ जाएं। तो इसके लिए अब हम एक सिस्टम बना रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर सिस्टम आपके सामने लाएंगे, जिसमें अगर कोई भी कोविड का सीरियस पेशेंट है और उसको बेड चाहिए, उसको एडमिशन चाहिए, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है। इसका पूरा सिस्टम बना रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर ये पूरा सिस्टम बना के मैं आपके सामने आऊँगा। फिलहाल जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर स्थिति नियंत्रण में है, केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जितने केसेस बढ़ रहे हैं मोस्टली माइल्ड सिम्टम वाले हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, उनका घर में इलाज चल रहा है, उनकी भी हम देखभाल कर रहे हैं और जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनका भी हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये बता रहे थे कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना को लेकर स्थिति क्या है और उनकी सरकार कितनी तैयार है आगे आने वाले ऐसी ही स्थितियों की। तो उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि मौत का जो आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर बढ़ा है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका घर पे इलाज चल रहा है, यानी उन पर बहुत खतरा नहीं है। तो ये एक राहत की बात ज़रूर है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और साथ ही साथ कहा जो ज़रूरी कदम उठाने हैं, जो छूट देनी है, बहुत धीरे धीरे और बहुत सोच समझ के उनकी सरकार वो कदम उठा रही है। और उन्होंने मौत का आंकड़ा भी बताया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन में छूट से घबराना नहीं है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है और मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, इन सब का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की है। उनका ये कहना है कि 3314 कोरोना मरीज ऐसे हैं जिनका अभी घर पर इलाज चल रहा है, यानी उनमें ज़्यादा खतरा नहीं है। हल्के लक्षण वाले ज़्यादातर केस दिल्ली में सामने आए हैं जो थोड़ी सी राहत ज़रूर पैदा कर रहे हैं। दिल्ली के पास उन्होंने बताया 250 वेंटिलेटर हैं और जो महत्वपूर्ण है वो उनके पास है। दिल्ली में एक हफ्ते में 3500 मरीज बढ़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या और महत्वपूर्ण बात कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए एक बार। कल तक दिल्ली में 13,418 केस थे टोटल। अभी तक पॉजिटिव केस 13,418 आए। इनमें से 6,540 ठीक हो गए और 6,617 अभी बीमार हैं। तो लगभग जितने ठीक हुए उतने ही बीमार हैं। लगभग 6,500 ठीक हो गए, 6,500 अभी बीमार हैं, मोटा मोटा। 261 लोगों की मौत हो गई। उधर बिहार के दानापुर में प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। प्रवासी मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें खाना और पानी नहीं मिल रहा है। लोगों ने दावा किया कि ट्रेनों के बारे में भी सही जानकारी नहीं बताई जा रही है, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, इसके बावजूद लोगों का हंगामा जारी रहा। व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे या तड़प रहे हैं, ना गाड़ी है कहीं जा सकते हैं, ना पैदल जा सकते हैं। कोई भी सुविधा नहीं है, नहीं पानी मिला, नहीं घर जाने का मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। हम लोग बहुत परेशान है।
तक कोरोना की महामारी और करीब महीनों के लॉकडाउन के बीच आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है। हम आपको देश के एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, रायपुर, चेन्नई, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद और जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह से ही उड़ानें शुरू हो गई हैं। घरेलू उड़ानों को देखते हुए देश भर के एयरपोर्ट पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से घरेलू उड़ानें कड़ी शर्तों के साथ शुरू की गई हैं। विमान में जाने से पहले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए खास इंतजाम किए गए। इसके अलावा कुछ राज्यों ने यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने के लिए तैयारी की है। घरेलू उड़ानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खास गाइडलाइंस भी जारी की गई। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना और फेस शील्ड लगाना भी जरूरी है। मैं यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं घर जा रहा हूँ। एक्चुअली 5 महीने की बेटी हुई है। अभी तक उसको देखा नहीं मैंने, फर्स्ट टाइम मैं देखने जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मैं कि ये लॉकडाउन में छूट मिला और जिसकी वजह से मैं घर जा पा रहा हूँ। उड़ान शुरू होने पर विमानों की एयर होस्टेस भी खासी उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी एहसास है कि अपने साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा भी अहम है। Little worried, but as you know, works always come first. So there's a call from the airline, and we are ready to operate the flight. We'll make sure that take care of ourselves, and the airline is taking care of us very well. दिल्ली से आज पहला विमान पुणे के लिए उड़ा। सभी यात्रियों के सामान को भी सैनिटाइज किया गया और सभी यात्रियों को हर समय मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया। भारत में 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। 25 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद से लगातार जो है घरेलू उड़ानें बंद थी, लेकिन अब उसे ओपन कर दिया गया है। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ से तकरीबन 1500 फ्लाइट्स हर रोज़ हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल जो है 380 के आसपास फ्लाइटें जो हैं वो चलेंगी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं जो लंबे समय से अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, वो अब फ्लाइट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है। कईयों को हमने देखा कि वो फेस शील्ड लगा करके पहुंचे हुए हैं। हर किसी से कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। यहाँ अगर आप देखना चाहेंगे तो जो चेकिंग हो रही है पूरी तरह से अपने फेस को कवर करके अपने को बचा करके एयरपोर्ट के स्टाफ, सिक्योरिटी के स्टाफ भी काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए निकल चुकी है। पुणे के लिए उड़ान भरने के साथ ही 2 महीने से जो लॉकडाउन था एयरपोर्ट्स को लेकर के, वो लॉकडाउन खत्म हुआ है। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू होने पर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खास निर्देश दिए गए। मुंबई एयरपोर्ट पर 25 फ्लाइट की लैंडिंग और 25 फ्लाइट की टेक ऑफ आज से शुरू हो रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही एयरपोर्ट पर भीड़ नजर आ रही है। ये मुंबई एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल है, जहां पर भीड़ आपको नजर आ रही है। लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो सारी चीजें कही गई हैं, उन सारी चीजों का पालन करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग PPE किट लगा कर आए हुए हैं। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी। किस फ्लाइट से जा रहे हैं? इंडिगो। आज इतने दिनों बाद जब फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हैं, कैसा लग रहा है? खासकर कितने दिन से यहाँ फंसे हुए थे या फिर किसी काम के पर्पज से जा रहे हैं? नहीं सर, हम लोग फंसे हुए थे। एक्चुअली हम लोग ऑफशोर में जॉब करते हैं, शिपिंग लाइन के। तो हम लोग का मतलब 19 तारीख को साइन ऑफ हो गया था, तब से होटल में है। अभी तक फंसे हुए थे। आज मिला जाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी मेरे फ्रेंड जो है उनका तो फ्लाइट कैंसिल हो गया, इसके लिए वो थोड़ा सैड है, घर होटल में ही रुके हुए हैं। जी, आज बनारस के लिए फ्लाइट उड़ने वाली है, उसके लिए यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। जो एयरपोर्ट की तरफ से नॉर्म्स बताए गए हैं, PPE किट पहनना है, हैंड सैनिटाइजर यूज करना है और असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को ही अलाउड किया जाएगा। उन सारी चीजों का ध्यान में रखकर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और एक लंबी कतार लगी हुई है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज 18 इंडिया। अब हम आपके सामने कुछ तस्वीरें रख रहे हैं। दरअसल टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें आप देखिए। एक में एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहे विमान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर विमान के अंदर की है, जिसमें सीटों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में मास्क और फेस शील्ड पहने यात्री नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर में सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक एक दूसरे से दूर बैठे यात्री दिखाई दे रहे हैं।
उधर जयपुर में एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई और सभी यात्रियों के सामान को भी सैनिटाइज किया गया। आज से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर है और एयरपोर्ट पर आप देखिए कि जो लोग भी आ रहे हैं सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा, फिर उसके बाद में प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा। बैग को चारों तरफ से घुमाकर चेक किया जाता पूरा सा, और अब ख़ास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इस तरीके से कि पूरी तरीके से लोग अब सैनिटाइज कराएं, फिर उसके बाद में आएँ। और लोगों ने किस तरीके से अपने सावधानी बरत रखी है। जी आप बताएं, नाम बताएं, कहाँ जाएंगे आप लोग? मेरा नाम सर हेमराज मीना है। मैं हैदराबाद रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ सर। मैं हैदराबाद जाना है सर। हैदराबाद जा रहे हैं जी सर। यहाँ पर हम देख रहे थे कि आपका टेम्परेचर चेक किया, फिर सैनिटाइज किया, क्या क्या किया? नहीं सर, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, एक अच्छी जानकारी के लिए, बीमारी से बचने के लिए सर। तमाम सावधानी एहतियात के साथ में यहाँ पर सबसे पहले जो लोग भी जो पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनका सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, फिर उनके बैग सैनिटाइज कराए जा रहे हैं और उसके बाद में सबकी अंदर बोर्डिंग कराई जा रही है। तमाम तरीके की यहाँ आप देख सकते हैं कि उसके बाद में भी आगे बोर्डिंग के बाद में आप CISF के जो जवान हैं यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीधा टच नहीं हो, इसलिए ग्लास के ज़रिए एक दूरी रखी जा रही है। उधर अहमदाबाद से उड़ानें शुरू होने पर कई ऐसे यात्री भी पहुंचे जो लंबे समय से अपने घर जाने का इंतजार कर रहे थे। अहमदाबाद से आज 42 विमान उड़ान भरेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 60 दिन बाद आज यहाँ से जो फ्लाइट्स है वो शुरू हो चुकी है। और आप देखिए कैसे है शुरुआत। जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर जब पहुँचते हैं तो जो बैग है उसको सैनिटाइज किया जाता है। कई जो प्रवासी हैं वो कई समय से यहाँ पर 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लोग यहाँ पर फंसे हैं। एक बुजुर्ग महिला है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजन बेन मोदी। रंजन बेन थोड़े यहाँ से। हाँ, रंजन बेन, किस तरीके की तकलीफ हुई, कितने दिन यहाँ पर रहे? क्या यहाँ हम 2 महीने रहे और तकलीफ तो नहीं हुई। हम आश्रम में रहे थे, आश्रम में गए थे हमारे गुरु के, उधर ही रहे और उधर से इधर आए। जब लॉकडाउन घोषित हुआ क्या लगा? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कैसे? मेरे को बहुत तकलीफ हुई क्योंकि एक तो इधर गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, वो भी हमारे को नहीं सहन हुआ। लेकिन इधर सब आश्रम में सब विधि थी तो मेरे को कुछ तकलीफ नहीं हुई। दवा अकेले आए हैं यहाँ पर? नहीं, मेरे मिस्टर है इधर। जो बुजुर्ग महिला है जो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो आश्रम में आई और यहाँ पर फंस गई। और आप देख रहे कि इस तरीके से लगातार जो लोग आ रहे हैं वो उनकी जो बैग्स है वो सैनिटाइज हो रही है और एक के बाद एक व्यक्ति को यहाँ जो टूरिस्ट हैं उनको जाने दिया जा रहा है। इसके बाद जो सेकंड जो काउंटर है वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग होता है। यहाँ पर जिस तरीके से देखिए वहाँ पर जो थर्मल स्कैनिंग हो रहा है कि टेम्परेचर है या नहीं। उसके बाद कतारबद्ध रूप से यहाँ से अंदर जाना होता है और जो जिनकी जो प्रोसेस जो बनाई गई है, एक SOP तैयार की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की ओर से, उसके मुताबिक यहाँ पर फिलहाल जो टूरिस्ट हैं वो लगातार आ रहे हैं। और जो लोग खास ज़्यादातर लोग जो फंसे थे पिछले लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद उनको जाने की एक मौका मिला है यहाँ से और उसके चलते अब आज फ्लाइट के जरिए यहाँ से निकल रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। उधर जम्मू एयरपोर्ट से भी आज से उड़ानें शुरू हो गई हैं। जम्मू में यात्रियों के लिए काफी कड़े नियम बनाए गए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर एयर सर्विस शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यात्री हैं जिन्होंने जाना है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। देश भर में पहले कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन जारी था उसके चलते जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर सर्विस बंद थी, कोई यहाँ पर एयर सर्विस नहीं थी, कोई फ्लाइट नहीं आ रही थी। लेकिन आज जम्मू में पहली फ्लाइट दिल्ली से पहुँची है एयर इंडिया की, जिसमें लगभग 30 के करीब यात्री जो सवार थे। और जम्मू से आज जो फ्लाइट जाएगी उसमें जाने के लिए यात्री आप देखते तो लाइन में लग चुके हैं। पूरी जांच के बाद अंदर छोड़ा जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। CISF की सिक्योरिटी है, वहाँ पर हर व्यक्ति की मेडिकल जांच के लिए अंदर के काउंटर बनाए गए हैं। बाहर से लेकर भीतर तक पूरी जांच के बाद ही व्यक्ति को फ्लाइट में बैठने दिया जाएगा। और जो लोग आए हुए हैं उनके लिए बसेस अंदर खड़ी कर दी गई है और उनको वहीं से मेडिकल जांच के बाद क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा और वहाँ पर उनके टेस्ट होंगे और वहीं से उन लोगों की रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर ही उन लोगों को रखा जाएगा। मौलाना साद से जुड़े 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिए हैं और इन सभी पर केस दर्ज है। बताया गया कि इन सभी के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये 5 वही लोग हैं जिनकी मरकज के हर मामले में रजामंदी जरूरी होती है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या हम ये भी माने कि आगे अभी और लोग ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट जब्त हो सकते हैं, उनसे इंक्वायरी हो सकती है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता, देखिए जिस तरह से क्राइम ब्रांच की टीमें जांच कर रही हैं तो हर उस पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है जो मरकज और जो मौलाना साद से जुड़ा हो और नजदीकी हो। इसको लेकर यहाँ पर इन लोगों के देश छोड़ने की यहाँ पर जानकारी मिल रही थी और या यूं कहें कि क्राइम ब्रांच जो सूत्र है उनका ये कहना है कि इस तरह से जो 5 लोग जो जिनके पासपोर्ट जब्त किए गए हैं और इस तरह से कई और लोगों के भी हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इंक्वायरी आगे बढ़ी ताकि ये लोग देश से बाहर ना जा सके और क्राइम ब्रांच कभी भी इनसे पूछताछ के लिए आ सके। तो अभी आगे भी कवायद इस तरह से जारी रहेगी। उधर दिल्ली पुलिस तबलीग से जुड़े 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल करेगी। इन सभी पर वीजा नियमों की अनदेखी का आरोप है। इन सभी विदेशी जमातियों के पासपोर्ट भी जब्त कर दिए गए हैं। इन सभी विदेशियों पर टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। 916 विदेशी जमाती 67 देशों से आए हैं। इन सभी का क्वारंटीन वक्त भी खत्म हो चुका है। तो अब इन लोगों के खिलाफ भी ये कहा जा रहा है चार्जशीट दाखिल की जाएगी। 916 ऐसे विदेशी जमाती जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी और ये बताया जा रहा है कि ये जो 916 विदेशी जमाती हैं वो 67 देशों से आए हैं। इन सभी का क्वारंटीन वक्त जो है वो खत्म हो गया है। मौलाना साद के करीबियों पर भी इसी के साथ शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है और इसी के साथ जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी क्राइम ब्रांच। इन सभी पर वीजा नियमों की अनदेखी का आरोप है। इन सभी विदेशी जमातियों के पासपोर्ट भी जब्त कर दिए गए हैं। इन सभी विदेशियों पर दरअसल टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ये जो 916 विदेशी जमाती हैं ये 67 देशों से यहाँ आए थे। इनका सभी का क्वारंटीन खत्म हो चुका है। किसानों की फसल बर्बाद करने के बाद जयपुर शहर में भी टिड्डियों के झुंड ने दस्तक दे दी है। शहर के कई चौराहों पर टिड्डियों का झुंड देखा गया। जयपुर के कई सरकारी दफ्तरों में भी टिड्डियों का झुंड देखा गया। टिड्डियों ने जयपुर शहर पर धावा बोला और शहर की सड़कों पर ही नहीं दफ्तरों तक पहुंच गई और मुश्किल आ रही है। इसलिए टिड्डियों को भगाने के लिए धुआं किया जा रहा है, उड़ाने की कोशिश की जा रही है। जयपुर का ये आयकर भवन है और सामने देखिए कि तस्वीरों के अंदर किस तरीके से पहाड़ पे आपको टिड्डी नज़र आएगी। थोड़ा हम नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश की जा रही है कि इसको किस तरीके से यहाँ से टिड्डियों को कैसे भगाया जाए। अभी तक ग्रामीण इलाकों के अंदर टिड्डियाँ उड़ती थी, अब शहर के अंदर पहुँच गई है और पीछे की तस्वीरें देखेंगे कि आपको परिसर में जगह जगह पर इस तरीके से धुआं किया गया जिससे किसी तरीके से टिड्डियों को यहाँ से भगाया जा सके। काफ़ी मुश्किल आ रही है पूरे राजस्थान के अंदर। इसी तरीके से राजस्थान का आधा से ज़्यादा राजस्थान इस वक्त टिड्डियों की जद के अंदर है। कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में सुरक्षा बल ने अंसार गजवत का नामी आतंकी आदिल अहमद मारा गया है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। कश्मीर पुलिस के ट्वीट के मुताबिक कुलगांव के खुंद हाजीपुरा गांव में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भारी गोला बारूद बरामद हुआ। हालांकि अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। गांव में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। दरअसल सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर कुलगांव जिले के एक गांव को घेरा, वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल ये खबर मिली थी कि इस गांव में सीमा पार से आतंकवादी आए हैं जो छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। उसके बाद ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था और जो जानकारी मिल रही है कि बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल को मिली है। 2 आतंकी मार गिराए गए हैं।